नमस्कार दोस्तों, एक और अंक आपके लिए प्रस्तुत है। 25 प्रश्नों का जीके जीएस साइंस भी इसमें समाहित है। जीएस के ये सेट है और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये लाभदायक है। चाहे आप बीएसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स उठाए गए, क्वेश्चंस जो उठाए गए हैं, स्टैंडर्ड हैं, आपके लिए बहुत उपयोगी है। एक एक प्रश्नों को आपको देखने हैं, एग्जाम फ्रेंडली क्वेश्चंस हैं। चलिए पहले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। बीसीजी का टीका दिया जाता है, ये बताना है। तो बीसीजी का टीका दिया जाता है टीबी के लिए, टीबी रोग के लिए, ये टीबी रोग के लिए दिया जाता है ये बीसीजी का टीका। जन्म के 24 घंटे के अंदर ये टीका लग जानी चाहिए। जन्म के 24 घंटे के अंदर, जन्म के 24 घंटे के अंदर, ठीक है, ये टीका लगाया जाता है। बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी की खोज किया था, यह एक टीका है, इसकी खोज किया था 2 वैज्ञानिकों ने और उसी के नाम पर यह बीसीजी का टीका रखा गया है। बीसी बैसिलस होता है, ठीक है, बैसिलस होता है, बैसिलस, और सी से कैमलेट होता है, कैलेमेट, कैलेमेट होता है, ठीक है, और जी से ग्वेरियन होता है, जी से ग्वेरियन होता है, ठीक है। तो ये बैसिलस, कैलमेट, ग्वेरियन, ये 2 वैज्ञानिक के नाम पर बीसीजी का फुल फॉर्म दिया गया है, बीसीजी का नाम रखा गया है, पहला पहला अक्षर रख के। तो बैसिलस, कैलमेट, ग्वेरियन, ये टीबी के टीका के लिए लाभदायक है, बीसीजी का टीका। आगे देखेंगे नंबर दूसरा सवाल। दूसरा कहता है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। तो सबसे पहले जान लें कि प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना की स्थापना की अगर बात कर लें तो ये 1948 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। कौन था ये? दामोदर नदी पर बनकर तैयार हुआ था। दामोदर घाटी परियोजना इसे बोला जाता है, दामोदर घाटी परियोजना इसे कहा जाता है, परियोजना, ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना इसे बोला जाता है। 1948 ईस्वी में यह बनकर तैयार हुआ था। दामोदर घाटी परियोजना जो है ये झारखंड में स्थित है, झारखंड में स्थित है, और यह दोनों 2 राज्य, एक पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, ये दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इसे संयुक्त परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजना है, दोनों को लाभ है इससे। दामोदर नदी पर बनाया गया है, प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। उसके बाद अगला सवाल देखेंगे। अगला नंबर सवाल कहता है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम, इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन हैं आपके। तो ये आसाम में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय पार्क जो है ये आसाम में स्थित है, आसाम में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो प्रसिद्धि मिली है इसको एक सींग के गेंडा के लिए, ठीक है, एक सींग का गेंडा यहाँ पाया जाता है, इसीलिए यह प्रसिद्ध है, इसको याद रखें। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क क्यों प्रसिद्ध है ये भी प्रश्न आते हैं। तो एक सींग का गेंडा के लिए, ठीक है, या एक सींग का गेंडा किस नेशनल पार्क में है तो बता देना है, काजीरंगा नेशनल पार्क या फिर आसाम में है, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे। चौड़ी चौड़ा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? चौड़ी चौड़ा एक जगह है जो कि गोरखपुर में है, गोरखपुर यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। चौड़ी चौड़ा नाम का एक थाना था, एक जगह है चौड़ी चौड़ा, ठीक है। थाना में आग लगा दिया गया था। चौड़ी चौड़ा जो थाना था उसमें क्या लगा दिया गया था? आग लगा दिया गया था, आग लगा दिया गया था, ठीक है, क्रांतिकारियों के द्वारा। क्रांतिकारी उस समय असहयोग आंदोलन चल रहे थे, असहयोग आंदोलन चल रहे थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी आपको याद रखने हैं क्योंकि इससे भी सवाल आते हैं। ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन। ये शुरू किया गया था 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी और इसी आंदोलन के जो क्रांतिकारी थे इन्होंने थाना में आग लगा दिया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे, जिसमें से कुछ भारतीय पुलिसकर्मी भी थे, ठीक है। ये घटित हुई थी कब? ये चौड़ी चौड़ा जो कांड हुआ था, कांड जो घटित हुआ था ये 4 फरवरी 4 फरवरी 1922 ईस्वी को यह घटित हुई थी, ठीक है। यह कांड जो घटित हुआ था 4 फरवरी 1922 ईस्वी को यह कांड घटित हुआ था
और आनन फानन में गांधी जी के द्वारा 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा। कौन आंदोलन को? असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा। आंदोलन। तो 2-4 पॉइंट जो है इसे जरूर आप नोट कर लें। सबसे पहले कि चौरी चौरा कहाँ है, तो यह गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश में। चौरी चौरा क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। थाने में आग लगा दी गई थी। थाने में जितने भी पुलिसकर्मी थे, जो भी कर्मी थे, वो मारे गए थे, जिंदा जल गए थे, जिसमें से भारतीय भी थे, भारतीय पुलिसकर्मी भी होते थे, तो वो भी जिंदा जल गए थे। और यह जो असहयोग आंदोलन के अंतर्गत ही हुआ था, और असहयोग आंदोलन के कार्यकर्ता ही ये सब काम किए थे, जिसके चलते 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में की गई थी और 12 फरवरी 1922 ईस्वी में इसे बंद किया गया था। कांड हुआ था 4 फरवरी 1922। तो इसे जरूर आप नोट कर लें। एक एक पॉइंट को नोट करें, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत लाभदायक है। खासकर मॉडर्न हिस्ट्री का ये जो पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री का ये जो पार्ट है, खास करके 1857 से 1947 के मध्य, ये बहुत बहुत फायदेमंद है, VVI है। अब देखिए 5वां कहता है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है ये सड़क परिवहन से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? इसे आप देखें, शुरुआत को अगर आप देखें तो शुरुआत कब की गई थी? शुरुआत की गई थी 2001 ईस्वी में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री की अगर हम लोग चर्चा कर लें यहाँ पे, तो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, इन्हीं के द्वारा ये परियोजना शुरू की गई थी। ठीक है, ये परियोजना जो शुरू की गई थी इन्हीं के द्वारा, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना सड़क परिवहन से संबंधित है। इसे स्वर्णिम चतुर्भुज क्यों नाम दिया गया था, इससे भी एक जुड़ा चीज देख लें। मेनली रूप से देखिए, मान के चलिए कि यहाँ कलकत्ता है, यहाँ दिल्ली है, यहाँ मुंबई है और चेन्नई यहाँ है। अगर सबको आप इसे जोड़ें तो ये चतुर्भुज की तरह दिखता है, इसीलिए इसका नाम स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना रखा गया। ये मैप पे इस तरह से दिखता था, इसीलिए इसका नाम स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना रखा गया। 4 जो महानगर हैं, खास करके दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली है, कोलकाता है, एक है मुंबई है, ये हो गया चेन्नई है। तो ये चारों महानगरों को 4 लेन या फिर 6 लेन, 4 लेन या फिर 6 लेन से जोड़ने की योजना है। 4 लेन या फिर 6 लेन से जोड़ने की योजना है चारों महानगरों को, और यही कारण है कि इसे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का नाम दिया गया। सड़क परिवहन से यह संबंधित है। 2001 ईस्वी से जरूर याद रखेंगे। आगे देखेंगे मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध, ऑप्शंस अगर आप देखें तो टीकाकरण से इसका सही जवाब हो जाएगा। टीकाकरण, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? टीकाकरण से है। चलिए, टीकाकरण कब इसकी शुरुआत की गई, शुरुआत की हम लोग चर्चा कर लें थोड़ा सा। ये सारे फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं। तो यह शुरू किया गया था 2014 ईस्वी को। 2014 ईस्वी से यह शुरू किया गया था। मिशन इंद्रधनुष शुरुआत कब की गई थी? 2014 ईस्वी से शुरुआत की गई थी। ये टीकाकरण से संबंधित है। ठीक है, तो ये दोनों को याद रखें। ये मिशन इंद्रधनुष पूछा जाएगा, एग्जाम फ्रेंडली क्वेश्चन से ये बार बार पूछे जाते हैं, और शुरुआत 2014 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे अगला नंबर 7वां, इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? जिस तरह से भारत का एकीकरण किया गया था, भारत का एकीकरण में सर्वाधिक योगदान कह सकते हैं या पैगंबर कह सकते हैं, भारत का पितामह कह सकते हैं, जो यहाँ का एकीकरण किए थे, भारत का एकीकरण किए थे, उनका नाम था वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसी तरह से इटली के एकीकरण में जो पैगंबर का काम किए थे वो थे मैजनी। ये कौन थे? मैजनी। 1871 ईस्वी में ये एकीकरण किए थे इटली का, 1871 ईस्वी में। इसीलिए कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का मैजनी कहा जाता है। भारत का मैजनी के रूप में ये जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इटली का एकीकरण का पैगंबर मैजनी को बोला जाता है, जिसने 1871 ईस्वी में एकीकरण किया था इटली का। चलिए, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? त्रिपिटक शब्द, त्रिपिटक जो एक पुस्तक है, एक धर्म ग्रंथ है, प्राचीन धर्म ग्रंथ है, बहुत पुराना धर्म ग्रंथ है, जो कि पाली भाषा में लिखा गया है। इसे भी आप याद रखें। इसकी भाषा क्या है?
भाषा को जरूर याद रखें, ये पूछ लिया जाता है। ये पाली भाषा में लिखा गया पुस्तक है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म का जितनी भी जैसे महायान है, तो इन सारे का यहाँ पे वर्णन मिलता है, त्रिपिटक में वर्णन मिलता है। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा हुआ है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो जरूर इसे याद रखें, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला कहता है 9वां नंबर, शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है, कंट्रोल होता है मस्तिष्क के किस भाग से? तो यह होता है हाइपोथैलेमस भाग से। मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस भाग होता है वहीं से ये शरीर का ताप जो होता है वो कंट्रोल होता है। थोड़ा सा पिट्यूटरी के बारे में जान ले तो पिट्यूटरी इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को सबसे छोटा, शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि तो होता है, शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि होता है। ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है ये पीयूष ग्रंथि, इसे पीयूष ग्रंथि भी बोला जाता है, पीयूष ग्रंथि भी इसे कहा जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को जानना है, ये मास्टर ग्लैंड होता है, ग्रंथि होता है, शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस में। एक एक चीज़ों को या तो नोट करें या तो फिर स्क्रीनशॉट लेना संभव नहीं, रोजाना कितना स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इससे अच्छा है कि कॉपी पर लिखेंगे तो थोड़ा सा याद भी होगा। और याद क्या करना, इस तरह से अगर आप वीडियो देखेंगे 1 से 2 बार देखेंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से ये जीएस की तैयारी तो कन्फर्म है यहाँ से हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद करेंट अफेयर्स की अगर आपको तैयारी करनी है तो सुबह में उसका वीडियो आता है, उसे आप ज़रूर देखें। करेंट अफेयर्स वहाँ से आपके पूरे हो जाएंगे। जीएस के प्रश्न हम यहाँ से शाम में पूरे कर देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जीएस, जीके, साइंस जो भी हो, ये आपको शाम में जो भी वीडियो आते हैं इससे आपके पूरे हो जाएंगे। करंट अफेयर्स के सुबह से जो वीडियो आते हैं वो आपके लिए सफिशिएंट है। सिर्फ मैथ और रीजनिंग के लिए आप इधर उधर देख सकते हैं, लेकिन बाकी के ये 2 वीडियो आप देखते हैं सुबह और शाम, तो आपके लिए सफिशिएंट होगा। चलिए 10वां नंबर देखेंगे, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था? शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था? तो ये 1917 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। खासकर यह विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार हेतु किया गया था 1917 ईस्वी में। आगे देखेंगे 11 नंबर सवाल, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन 2 देशों को अलग करता है? जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन 2 देशों को अलग करता है? तो यह है मोरक्को और स्पेन। मोरक्को और स्पेन को यह अलग करता है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। ठीक है, अगले नंबर सवाल को देखेंगे, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब अस्तित्व में आया था? देखिए ये आया था 1950 ईस्वी में। ध्यान से देखें, 1950 ईस्वी में दिवस था 23 मार्च 1950 ईस्वी में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना की गई थी। एक बात और आपको याद रखने हैं इसके साथ साथ कि इसका जो 1961 ईस्वी से 23 मार्च को ये दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। कौन सा दिवस? मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 मार्च को। क्यों? क्योंकि 23 मार्च 1950 ईस्वी की इसकी स्थापना की गई थी और 23 मार्च 1961 ईस्वी से इसे दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ठीक है, इसे जरूर याद रखें आप। चलिए अगला नंबर सवाल देखें, 13 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशाल स्नान घर किस स्थान पर मिला है? शायद आप लोग को पता होगा, बहुत आसान है, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से ये विशाल स्नान घर प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला, इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। हड़प्पा है शहर का नाम है, बड़े शहरों में से एक है, और हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया है। सिंधु घाटी सभ्यता इसे कहा जाता है और इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इसलिए ध्यान देना है, हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसे क्यों कहते हैं? सिंधु नदी के किनारे है, इसलिए सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा प्रसिद्ध है, ये भारत में है, घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे ये स्थित है। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे ये स्थित है। यहाँ पे काली चूड़ी प्राप्त हुआ है, हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा में।
लोथल है ये बंदरगाह के रूप में जाना गया है, बंदरगाह, ठीक है, भारत का बंदरगाह ये लोथल बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। और भी लोथल में प्राप्त हुए, जैसे कि चावल के साक्ष्य भी भारत में प्राप्त हुए हैं, चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। बंदरगाह को गोदीबारा भी कहा जाता है, कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है गोदीबारा, तो आप कंफ्यूज ना हो, बंदरगाह पूछे या फिर गोदीबारा पूछे तो लोथल ही बताना है, ठीक है। और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी जो कि कहाँ है, गुजरात में है, कहाँ है, गुजरात में है, तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। भोगवा नदी के किनारे लोथल है गुजरात में, और ये प्रसिद्ध है गोदीबारा के लिए, गोदीबारा कहें या फिर बंदरगाह कहें, कभी कंफ्यूजन में नहीं रहना है, इसलिए सारे तथ्यों को हम बता दिया करते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 14 कहता है भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो देखिए 1858 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, ठीक है, 1858 ईस्वी में भारत परिषद आया था, भारत परिषद आया था, परिषद इसे कह सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि जो कंपनी यहाँ शासन कर रही थी, कंपनी का जो शासन था वो सीधे क्राउन के हाथ में चला गया था, शासन जो था यहाँ का क्राउन के हाथ में चला गया था। क्राउन कहने का मतलब है इंग्लैंड का शासन यहाँ पे शुरू हो गया था, कंपनी का जो शासन था इसे समाप्त कर दिया गया था, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। एक एक पॉइंट को आपको नोट करने, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। ये क्यों हुआ था, 1857 की जो क्रांति हुई थी भारत में, उसके बाद 1858 ईस्वी में ये तत्काल निर्णय लिए गए थे, परिषद आया था, भारत परिषद, और इसमें शासन जो था ये क्राउन के हाथ में चला गया था, कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। और जो पहले गवर्नर के नाम से जाने जाते थे, गवर्नर के नाम से, वो वायसराय के नाम से जाना जाने लगे, ठीक है। तो वायसराय भी यहाँ पे कहा जा सकता है। तो लॉर्ड कैनिंग थे, क्योंकि इनका जो शासन काल था 1856 से लेके 62 तक था, और यही काल है कि 1858 जो परिषद आया था, 1858 की क्रांति के समय, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर कौन था, ठीक है, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर कौन था, तो ये भी आपको बता देने हैं कि लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। 1856 से 62 तक इसका कार्यकाल रहा है, तो 57 में क्रांति हुई है, तो लॉर्ड कैनिंग हुआ। तो गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल भी ये इसे कह सकते हैं, अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में इन्हें कहा जा सकता है लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम वायसराय के रूप में भी कह सकते हैं, प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। ये भी सवाल कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, अंतिम गवर्नर कौन थे, तो ये कौन थे, लॉर्ड कैनिंग ही थे। प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग ही थे, क्योंकि 1858 ईस्वी में ये सारा कार्य हुआ था। तो एक एक चीज़ों को आपको समझना है। आप देखिए रिपन को समझना है, तो स्थानीय स्वशासन का जनक इन्हें माना जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक इन्हें कहा जाता है, ठीक है। 1882 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी स्थानीय स्वशासन की, लॉर्ड रिपन के द्वारा। और भी इनके बारे में जाना जाता है, जनगणना जो हुआ था, जनगणना 1881 में इन्हीं के द्वारा किया गया था। उसके बाद डलहौजी के बारे में कुछ जान लें, रेलवे, भारत में रेलवे के जनक, भारत में रेलवे के जनक इनको कहा जाता है। इसके बाद डाक विभाग की भी स्थापना इन्होंने की थी, डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में की थी। रेलवे का यहाँ पे शुरुआत किया गया था 1853 ईस्वी में। तो ये सारी चीज़ों को आपको याद रखने हैं, 1853 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप याद रखते हैं, तथ्यों को आप नोट करते जाते हैं, तो आगे चलकर आपको सिर्फ देखना होता है, सिर्फ आप देखेंगे तो सारी चीज़ आपके आंखों के सामने आने लगेगा, ठीक है। जैसे लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है रेलवे के जनक के रूप में 1853 से 18 डाक विभाग 1854 ईस्वी में। इसका जो कार्यकाल है लॉर्ड डलहौजी का, ये भी देख लें, इसका कार्यकाल जो है ये 1848 से 1856 तक का इसका कार्यकाल था। लॉर्ड रिपन का अगर हम लोग कार्यकाल देखें तो ये 1880 से लेके 1884 तक इसका कार्यकाल रहा है लॉर्ड रिपन का, ठीक है। जनगणना इसी के समय हुआ था 1881 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है इसे, 1882 ईस्वी में। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग के बारे में 1857 की क्रांति के समय यहाँ का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। इसे भी आपको याद रखने हैं। ये सारी चीज़ें एकदम क्वेश्चन फ्रेंडली है, ठीक है, कह सकते हैं कि एग्जाम फ्रेंडली है, और एग्जाम में ये सारे छपेंगे, ठीक है। जैसे कि कंपनी का शासन समाप्त हुआ और क्राउन के हाथों में गया किस परिषद के द्वारा, तो 1858 हो जाएगा, 1856 से 62 तक लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल तक। एक एक चीज़ों को आपको समझने हैं, हर एक चीज़ को नोट करने हैं, जो भी यहाँ पे फैक्ट्स देते हैं आपको नोट करते जाते हैं,
करते जाना है। चलिए 15 देखें, निम्नलिखित में कौन एक अस्थायी कण है। देखिए न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन जो होता है ये आवेशहीन होता है, एकदम आसान है, ये सब आप लोग जानते होंगे। इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणात्मक, इसे कहा जाता है ऋण आवेशित कण, इसे कहा जाता है ऋण आवेशित कण ये होता है, ये आवेशहीन कण होते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं ये धन आवेशित कण होते हैं, धन आवेशित कण होते हैं, इसे भी आपको याद रखने हैं। न्यूट्रॉन को अस्थायी कण कहा जाता है। न्यूट्रॉन को क्यों कहा जाता है, तो ये क्या करता है कि इसका जो माध्य काल होता है, माध्य जो आयु होता है, ये मात्र 32 सेकेंड का होता है, मात्र 32 सेकेंड का होता है। उसके बाद ये क्या करता है कि 32 सेकेंड में ही एक इलेक्ट्रॉन और एंटी प्रोटॉन में टूट जाता है। एक इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन में बदल जाता है, ठीक है, बदल जाता है, ठीक है, बदलता है, एक इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन में बदल जाता है और उसके बाद किस चीज़ का निर्माण कर देता है, प्रोटॉन का निर्माण कर देता है, प्रोटॉन का निर्माण कर देता है, ठीक है। तो इसे जरूर आप याद रखें, यही कारण है कि ये अस्थायी कहलाते हैं। न्यूट्रॉन जो होते हैं वो अस्थायी कण कहलाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन में तब्दील हो जाता है और इस तरह से वह प्रोटॉन का निर्माण कर देता है हर 32 सेकेंड में। तो इसका जो आयु होता है 32 सेकेंड होता है, यही कारण है कि अस्थायी कण है, ये अस्थायी कण नहीं होते हैं। चलिए हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी, ये बताना है। तो एक एक करके सारी चीज़ों को पहले देख लेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1767 से 1769 ईस्वी के मध्य हुआ था पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें हैदर अली जीता था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ये 1780 से शुरू हुआ था और यह चला था 84 ईस्वी तक और इसी के अंदर 1782 ईस्वी में इसकी मौत होती है, हैदर अली की मौत होती है और टीपू सुल्तान इसका जो पुत्र था वो लड़ाई लड़ता है 84 में, ठीक है। उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेके 92 तक चलता है। इसमें टीपू सुल्तान की हार होती है, टीपू सुल्तान की हार होती है और ढेर सारे इसको समझौते करने पड़ते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 ईस्वी में और इस समय लॉर्ड बेलेजली था, गवर्नर कौन था, लॉर्ड बेलेजली था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में ही ये टीपू सुल्तान की मौत होती है, टीपू सुल्तान की मौत होती है। तो आप इसे जरूर याद रखें, टीपू सुल्तान की मौत कब होती है, 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। तो ये सारी चीज़ों को, चारे युद्ध को जरूर याद रखें। पहला जो हुआ था 1767-69 में, दूसरा 80 से 84, तीसरा 90 से 92, चौथा 1799 ईस्वी में। 1782 ईस्वी यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हुई थी। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। चलिए 17 देखिए, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो ये आसान है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। एक चीज़ और इसमें थोड़ा सा हम बता देते हैं जो कि क्वेश्चन बार बार पूछ लिए जाते हैं। जो दान किया जाता है, आँखों का दान किया जाता है, उसमें कौन सा भाग निकाला जाता है, तो ये कॉर्निया भाग कहलाता है। आप इसे ज़रूर याद रखें, ये दान किया जाता है, ठीक है, दान किया जाता है। कॉर्निया भाग, आँख का कॉर्निया निकाला जाता है, याद रखना इस चीज़ को, मानव रेटिना से, मानव के आँखों से। चलिए कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो एक दो धातु को जान लें, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये दोनों धातु जो है वो जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। तो पोटेशियम यहाँ ऑप्शन है, तो पोटेशियम इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे 19 नंबर, EEG जिस अंग की कार्य प्रणाली की प्रकट होती है वह है, EEG स्कैनिंग करता है मस्तिष्क की, किसकी, मस्तिष्क की, EEG इसे बोला जाता है एंसीफेलोग्राम, ठीक है। EEG इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोएंसीफेलोग्राम, इसे बोला जाता है EEG, जो कि मस्तिष्क से संबंधित है। आगे देखेंगे टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। टाइफाइड एक ज्वर है, ये ज्वर है, ठीक है, ज्वर मतलब बुखार है जो आंत से संबंधित है, ठीक है, बुखार है लेकिन ये आंत से संबंधित है। आंत्र ज्वर भी इसको कभी कभी बोला जाता है, आंत्र ज्वर भी आपको बोला जाएगा,
आंत्र ज्वर भी इसको कभी कभी बोला जाता है, क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। आगे देखेंगे 21 नंबर सवाल, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? मंगोल आक्रमण की यहाँ पे चर्चा की गई है। तो कुछ यहाँ पे थोड़ा सा देख लें। बलबन का जो कार्यकाल था 1265 ईस्वी से 86 ईस्वी तक था। 1265 से 86। बलबन के बारे में कुछ जानकारी लेना है तो ये लौह रक्त की नीति को अपनाया था। लौह एवं रक्त की नीति को ये अपनाया था। रक्त की नीति को ये अपनाया था, ठीक है। लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। बलबन सिजदा प्रथा को भी इसने चालू किया था। सिजदा प्रथा, ठीक है, इसे भी आपको नोट करने हैं। बलबन के द्वारा 40 दल का भी गठन किया गया था। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण की अगर चर्चा करें तो अलाउद्दीन खिलजी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका कार्यकाल थोड़ा सा देख लें। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल हो जाता है 1296 से लेके 1316 ईस्वी तक। ये अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा है। और सबसे अधिक मंगोल आक्रमण यहीं हुए हैं 6 बार। 6 बार मंगोल आक्रमण हुआ है। 6 बार मंगोल आक्रमण हुए हैं। किसके शासनकाल में? ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ है। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण 6 बार आक्रमण हुआ है। इसमें एक और महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जो कि है बाजार नियंत्रण प्रणाली। बाजार नियंत्रण प्रणाली इसी से संबंधित है। इसे जरूर याद रखें, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, बार बार पूछ ही लिया जाता है। 6 बार मंगोल आक्रमण हुए, ये भी क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। सिजदा प्रथा पूछे जाते हैं। लौह एवं रक्त की नीति पूछा जाता है। 40 दल पूछा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल अगर हम लोग देखें, शासन कब से कब तक रहा है? 1325 से लेके 1351 ईस्वी तक रहा है। ये मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक को बोला जाता है जूना खान। जूना खान इसका नाम था, जूना खान। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से यह बैठा था, राजगद्दी पर बैठा था। मोहम्मद बिन तुगलक को सन की बादशाह भी कहा जाता है। इसे भी आपको नोट कर लें, सन की बादशाह भी बोला जाता है। सन की या फिर पागल बादशाह। कुछ निर्णय ऐसे उलट पुलट लिए थे, जैसे राजधानी को चेंज करना, आक्रमण से पहले तैयारी करना, या फिर सेना को उसका वेतन भुगतान कर देना। तो ये सारे कुछ निर्णय लिए गए थे मोहम्मद बिन तुगलक के कारण, जो कि गलत साबित हुए थे। इसीलिए इसे सनकी या पागल बादशाह कहा गया था। फिरोज तुगलक के बारे में अगर जानकारी लें तो इसका जो शासनकाल फिरोज तुगलक का जो था वो 1351 से शुरू होता है और 88 तक चलता है। फिरोज तुगलक को आप जानते होंगे। फिरोज तुगलक जाना जाता है खास करके ये जजिया कर को जो शुरू किया था, जजिया कर शुरू किया था ये। तो ये पूछा जाता है, जजिया कर शुरू करने वाला शासक तो ये फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक था जजिया कर शुरू करने वाला। तो इस तरह से सारे पॉइंट्स को आपको नोट कर लेने हैं, ठीक है। आगे देखेंगे 22, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प, जिसे पाकिस्तान प्रस्ताव भी कहा गया है, स्वीकार किया गया था? ये 1940 ईस्वी में किया गया था। 1940 ईस्वी में लाहौर में यह अधिवेशन किया गया था, जिसे पाकिस्तान प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। इसे पाकिस्तान प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। पाकिस्तान प्रस्ताव के रूप में इसे जाना जाता है। एक चीज और इसमें याद रखना है कि पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने दिया था? पाकिस्तान शब्द सबसे पहले दिया था रहमत अली ने। सबसे पहले दिया था रहमत अली ने दिया था, ठीक है। तो इसे आप जरूर याद रखें, पाकिस्तान शब्द रहमत अली के द्वारा दिया गया था। 1940 का जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, उसी में पाकिस्तान प्रस्ताव लाया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना भी आप याद रख लें। मुस्लिम लीग की स्थापना, इसे जरूर याद रखें, इससे भी सवाल आते हैं, बनते हैं। स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी सलीमुल्लाह खान के द्वारा। सलीमुल्लाह खान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना। तो एक एक पॉइंट को नोट करना है। सारे पॉइंट, सारे तथ्य आपके लिए एकदम लाभदायक है। दुनिया की पहली जल निकासी प्रणाली का निर्माण किन लोगों के द्वारा किया गया था? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की देन है, जल निकासी प्रणाली। और ये नगरीय सभ्यता थी, इसको याद रखना है, नगरीय सभ्यता थी। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है किस तरह की सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता पुरानी सभ्यताओं में से एक है और यह नील नदी के आसपास स्थित है, ठीक है। मिस्र की सभ्यता नील नदी की देन है, नील नदी के आसपास की सभ्यता है।
पिरामिड, नील, ये मिस्र की सभ्यता के अंतर्गत पिरामिड भी दिखता है, जो कि क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। ये पुरानी सभ्यताओं में से एक है, पुरानी सभ्यताओं में से एक है, पुरानी सभ्यताओं में से एक है। चीनी सभ्यता को अगर आप कहें तो ये हांगहो नदी, हांगहो नदी के किनारे है, नदी हांगहो नदी के किनारे है, ठीक है, किनारे आसपास बसा हुआ है ये चीनी सभ्यता। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु नदी के किनारे, ये तो आप जानते हैं, बता भी चुके हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता को ही सुमेरियन सभ्यता कहा जाता है, सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। और ये दजला फरात घाटी, दजला फरात आप नाम सुने होंगे, दजला नदी है, दजला फरात की घाटी में ये मेसोपोटामिया सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता भी इसको कहा जाता है, स्थित है। और यह सबसे प्राचीन, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, सभ्यता है, ठीक है। सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता इसे कहा जाता है। चलिए अगला देखेंगे, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? सरदार सरोवर परियोजना, तो ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, ये नर्मदा नदी हो जाएगा, जो कि कहाँ है? गुजरात में है, गुजरात में है, भरूच में, भरूच में स्थित है, भरूच जिला, गुजरात के भरूच में स्थित है नर्मदा। और इसी ये सरदार सरोवर परियोजना जो है भरूच में ये बनाया जा रहा है। ये 4 राज्यों की परियोजना है, 4 राज्यों की परियोजना है। किसका किसका परियोजना है बताइए, किसका किसका परियोजना है? एक तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, और एक है राजस्थान। 4 राज्यों की यह संयुक्त परियोजना है, ठीक है, 4 राज्यों की यह संयुक्त परियोजना है। गुजरात के भरूच जिला में है, नर्मदा नदी पर बनाया गया है सरदार सरोवर परियोजना। तो इन सारी चीजों को भी आपको नोट करते जाना है, सीखते जाना है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत पूछ रहा है, आज का अंतिम सवाल है, 25 नंबर सवाल। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत अगर हम लोग जाने तो 74.9% होता है हाइड्रोजन का। हीलियम की प्रतिशतता की अगर बात करें तो हीलियम इसमें होता है 23.8%, 23.8%। टोटल की अगर हम लोग बात कर लें तो 9 8 17.8 इतना परसेंट, दो गैस मिलकर कितना? 98.7%। तो बाकी के जो 1.3% हुए, इनमें सभी गैसें हैं, इनमें सभी गैस होते हैं। तो ठीक है, इस तरह से आपको समझने हैं। तो 75 लमसम ये सही जवाब हो जाएगा, 75 के आसपास है, 74.9 यानी कि 75% ये हाइड्रोजन गैसें होती है, सूर्य के निर्माण में सहायक होती है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, सेशन कैसा लगा? क्लास में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ हो, कोई त्रुटि रह गया हो, अगर बताने में कोई दिक्कत हुआ है तो आप उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या और भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं आपके लिए, ये भी कमेंट करके हमें बताएं। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।